कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड की हाईलैंड से, जहां जिमी अपने बहनों और कजिन्स के साथ आराम से टीवी देख रहा था। तभी अचानक बाहर तेज सायरन बजने लगी। उसी समय जिमी की आंटी घबराई हुई हालत में अंदर आई। उसने बच्चों से कहा कोई भी अपनी जगह से हिले नहीं। फिर दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। कुछ ही पलों बाद बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। जिमी डर के बावजूद दरवाजे के पास गया और अपने पापा को पुकारने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल वो टूट गया और ज़ॉम्बी जैसे डरावने इन्फेक्टेड अंदर घुस आए। जैसे ही वे अंदर आए, वे लड़कियों पर टूट पड़े और उन्हें बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगे। लेकिन जिमी, जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, किसी तरह बच गया। उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की। भागते हुए उसकी नजर दूसरे कमरे में पड़ी, जहां उसने देखा कि उसकी माँ को भी इन्फेक्टेड घेर कर खा रहे थे। वो डर के मारे पूरे घर में दौड़ता रहा और देखता गया कि उसके सारे रिश्तेदार एक एक करके इन्फेक्टेड में बदलते जा रहे थे। लेकिन किस्मत से वो किसी तरह घर से बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ इन्फेक्टेड ही इन्फेक्टेड थे। जिमी को याद आया कि उसके पिता चर्च में हैं, तो वो तुरंत वहां की ओर भागा। लेकिन चर्च में पहुंचने पर उसे और बड़ा झटका लगा। जिमी के पिता, जो एक फादर था, वो ये मान चुका था कि इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का न्याय है। फिर उसने जिमी को अपना सोने का क्रॉस दिया और कहा कि भगवान पर विश्वास बनाए रखना। इसी बीच अचानक खिड़कियां टूटने लगीं और इन्फेक्टेड चर्च के अंदर घुस आए। ये देख जिमी डर के मारे वहां से भाग गया और एक कोने में छिप गया, लेकिन उसका बाप वहीं रुक गया। कुछ ही पलों में इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़े और जिमी के पिता भी इन्फेक्टेड में बदल गए। ये सारी तबाही रेज वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इस वायरस को अपने इलाके में फैलने से रोक दिया था और यूके को पूरी तरह दुनिया से काट दिया गया। अब यूके बर्बाद हो चुका था और जो बचे थे, उन्हें अपनी जान खुद बचानी थी। 28 साल बाद कुछ बचे हुए लोग लिंड्सफार्म आइलैंड पर रहते थे, जो समुद्र से घिरा एक सुरक्षित इलाका था। आज का दिन खास था क्योंकि एक बच्चा स्पाइक पहली बार इन्फेक्टेड से लड़ना सीखने वाला था। उसका पिता जिमी रोज की तरह सुबह नाश्ता बना रहा था, लेकिन तभी उसकी बीमार पत्नी ईसा के गिरने की आवाज आई। ये सुनते ही जेमी और स्पाइक दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। जब ईसा को पता चला कि स्पाइक आज पहली बार ट्रेनिंग पर जाएगा, तो वो घबरा गई और गुस्सा करने लगी। उसकी थोड़ी जेमी से बहस हुई, लेकिन फिर अचानक वो शांत हो गई। दरअसल ईसा भूलने की बीमारी से पीड़ित थी। उसे अक्सर बातें याद नहीं रहती थीं और कई बार उसे ये भी समझ नहीं आता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद रसोई में स्पाइक की मुलाकात सैम से हुई, जिसने उसे एक नया धनुष गिफ्ट में दिया। उसके बाद जेमी और स्पाइक जब घर से बाहर निकले, तो गांव के कई लोग रास्ते में खड़े थे। वो सब स्पाइक को पहली ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। जब दोनों शहर के गेट पर पहुंचे, तो जेनी ने उन्हें रोककर एक आखिरी जरूरी बात याद दिलाई। जो बाहर जाता है वो अगर खुद लौट आए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वापस ना आए तो उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। हम पहले ही बहुत लोगों को खो चुके हैं। फिर जेमी और स्पाइक आगे बढ़े और एक पतला रास्ता पार करके मुख्य जमीन पर पहुंचे। रास्ते में जेमी पुराने जमाने की बातें करता रहा। इसके बाद वे दोनों एक पुल पार करके जंगल में दाखिल हुए। अब दोनों पूरी तरह सतर्क थे। थोड़ी ही देर में उन्हें एक इन्फेक्टेड दिखाई दिया, जो जमीन पर रेंग रहा था। स्पाइक ने ध्यान से उसको देखा और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने धनुष से तीर चलाया। तीर सीधा जाकर इन्फेक्टेड की गर्दन में लगा और वो तुरंत वहीं मर गया। तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ गया, जिसे जेमी ने तुरंत तीर मारकर खत्म कर दिया। लेकिन अब शोर सुनकर और भी इन्फेक्टेड वहां पहुंचने लगे। जेमी ने एक और को मार गिराया, लेकिन जब एक आखिरी इन्फेक्टेड रह गया, तो स्पाइक ने उसे छोड़ देने को कहा। जेमी को अपने बेटे की दया देखकर उस पर गर्व हुआ। इसके बाद दोनों जंगल में आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने कुछ खूबसूरत जानवर देखे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुनसान घर दिखा। वहां एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था। उसके सिर पर बोरी पड़ी थी और पीठ पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। जेमी ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी ने उसे इंसान के रूप में पकड़कर यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन अब वो भी इन्फेक्टेड बन चुका था। जेमी ने स्पाइक से कहा कि अब वक्त है, तुझे इसे मारना होगा। लेकिन वो इन्फेक्टेड झटपटा रहा था और स्पाइक डर के मारे तीर नहीं चला पाया। अचानक इन्फेक्टेड खुद को छुड़ाकर उनके तरफ बढ़ा। डर के मारे स्पाइक ने झट से तीर चलाया। तीर सीधा उसके सिर में जा लगा और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का आधा खाया हुआ शव मिला। जब स्पाइक ने ऊपर देखा, तो जानवर का सिर एक पेड़ में अटकी हुई थी। ये देखकर जेमी पहली बार डरा, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा इन्फेक्टेड ही कर सकता था। जेमी ने स्पाइक से कहा कि वो बिना आवाज के तेज चले। थोड़ी देर बाद जब वे खुली जमीन पर पहुंचे, तो उन्हें एक पूरी भीड़ दिखाई दी, इन्फेक्टेड, और उनके बीच उनका अल्फा लीडर भी मौजूद था। ये देखते ही दोनों भागकर वापस जंगल की तरफ दौड़े। भागते हुए भी जेमी स्पाइक को ट्रेनिंग देता रहा। उसने उसे सिखाया कि दौड़ते हुए कैसे तीर चलाना है और कहां वार करना है। फिर दोनों उस सुनसान घर की ओर वापस भागे और जो भी इन्फेक्टेड पीछा कर रहे थे, उन पर तीर चलाते गए। घर पहुंचकर उन्हें एक अटिक का रास्ता मिला। दोनों अंदर चढ़ गए, इससे पहले कि इन्फेक्टेड उन्हें देख पाते। कई घंटे बीत गए, लेकिन वो अल्फा इन्फेक्टेड वहीं आसपास मंडराता रहा। जेमी ने स्पाइक को समझाया कि अल्फा इन्फेक्टेड ज्यादा बड़े, तेज और चालाक होते हैं और उन्हें मारने के लिए बहुत सारे तीर लगते हैं। लेकिन अब उनके पास तीर ही खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें फिलहाल यहीं छुपकर इंतजार करना पड़ेगा।
रात के बीच में उन्होंने बाहर एक आदमी को रोशनी के साथ चलते देखा। जेमी ने बताया कि वो क्वारंटीन पेट्रोल वाले लोग हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आग जलती देखी, लेकिन जब स्पाइक ने उसके बारे में पूछा तो जेमी ने बात टाल दी। रात में जब स्पाइक सो गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसकी माँ डूब रही थी और उसके चारों तरफ की दीवारें हिल रही थीं। तभी जेमी ने उसे जगा दिया, क्योंकि सच में घर हिलने लगा था। दोनों तुरंत बाहर भागे और वक्त रहते निकल गए, क्योंकि अगले ही पल छत गिर गई। जेमी जानता था कि उस आवाज से इन्फेक्टेड जरूर आ जाएंगे, इसलिए वो स्पाइक के साथ तेजी से घर की ओर भागा। रास्ता अब पानी से ढक चुका था, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वे आसानी से पार कर सकते थे। उन्हें लगा कि अब वे बच गए हैं। लेकिन तभी पहाड़ की चोटी पर अल्फा इन्फेक्टेड दिखाई दिया और वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि खतरा अब भी उनके पीछे था। जैसे ही अल्फा इन्फेक्टेड उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, अचानक कई चमगादड़ वहां से उड़ते हुए गुजरे। उन्हीं की आवाज से जेमी और स्पाइक को खतरे का एहसास हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अल्फा इन्फेक्टेड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे बिना वक्त गवाए दौड़ने लगे, लेकिन भागते भागते स्पाइक एक गड्ढे में गिर गया। जेमी ने फौरन उसे उठाया और दोनों फिर से दौड़ पड़े। घर पास आ चुका था, इसलिए जेमी ने जोर से चिल्लाया और सीटी बजाकर गेट पर मौजूद गार्ड्स को सतर्क किया। गार्ड्स ने तुरंत लाइट्स ऑन की ताकि अल्फा इन्फेक्टेड को देखा जा सके। उन्होंने उस पर तीर चलाए। पहला तीर लगते ही वो थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर से संभल गया। इसके बाद अगला तीर आग में भिगोकर चलाया गया। इस बार वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जेमी और स्पाइक भागते हुए जैसे तैसे गेट तक पहुंच गए। जेनी ने पहले कुछ सेकंड तक उन्हें गौर से देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वे इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया, तब जाकर उसने गेट खोल दिया। बाद में एक पार्टी रखी गई, जिसमें स्पाइक की वापसी और उसके पहले शिकार की खुशी में जश्न मनाया। जेमी ने सबको पूरी कहानी सुनाई, लेकिन स्पाइक को इतने खून खराबे का जश्न मनाना अजीब लग रहा था। फिर सबने स्पाइक को कुर्सी पर उठाया और उसे पहली बार पीने के लिए भी दिया। भीड़ और शोर से परेशान होकर स्पाइक बाहर चला गया। वहां जाकर उसने उल्टी कर दी। तभी उसने देखा उसका पिता जेमी एक और औरत के साथ छुपकर मिल रहा था। ये देखकर स्पाइक का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर लौट आया, जहां सैम ईसा की देखभाल कर रहा था। स्पाइक ने उसे पूरी कहानी बताई और उस आग के बारे में पूछा जो उसने जंगल में देखी थी। सैम ने कहा कि शायद वो डॉक्टर केल्सन रहा होगा। अगली सुबह ईसा सिर दर्द के साथ उठी और दवा मांगी, लेकिन स्पाइक को ये नहीं पता था कि दवा कहाँ रखी है। तभी जेमी कमरे में आया, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था और वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद स्पाइक ने हिम्मत जुटाकर जेमी से पूछा कि उसने डॉक्टर केल्सन को ईसा को देखने के लिए क्यों नहीं बुलाया। जेमी ने गहरी सांस ली और बताया कि केल्सन अब पागल हो चुका है। फिर उसने वो घटना सुनाई जो 15 साल पहले हुई थी, जब वो कुछ खोजियों के साथ केल्सन को ढूंढने गया था। वहां हजारों लाशें एक सीध में सजाई हुई थीं और उनके बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी। तभी डॉक्टर केल्सन खुद आया और उन लाशों को आग में डालने लगा। उसने दूर से ग्रुप को देखकर हाथ भी हिलाया, लेकिन वो नजारा इतना डरावना था कि सभी वहां से भाग खड़े हुए। ये सब सुने के बाद भी स्पाइक चुप नहीं रहा। उसने गुस्से में कहा कि चाहे डॉक्टर केल्सन कितना भी पागल क्यों ना हो, ईसा को उसकी मदद की जरूरत है, और फिर अपने पिता के अफेयर की बात छेड़ी। ये सुनते ही जेमी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसे तुरंत पछतावा भी हुआ। स्पाइक कुछ बोले बिना सीधा ऊपर चला गया और अपनी माँ के पास बैठ गया। जब जेमी पीछे पीछे गया तो स्पाइक ने चाकू निकाल लिया और कहा, हमसे दूर रहो। जेमी ने आसानी से चाकू ले लिया, लेकिन मामला ना बिगड़े इसलिए उसने चाकू वापस उसे दे दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद स्पाइक ने एक अनाज का गोदाम में आग लगा दी। फिर भागकर गार्ड्स के पास गया और कहा, गांव में आग लग गई है। गार्ड्स भाग गए। जैसे ही सब चले गए, स्पाइक ईसा को लेकर गेट से बाहर निकल गया। उसका इरादा साफ था, वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। ईसा को जैसे ही समझ आया कि वे मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं, वो घबरा गई और बार बार जेमी और अपने पिता को पुकारने लगी, लेकिन स्पाइक ने उसे समझाकर किसी तरह शांत कर दिया। दोनों पूरा दिन चलते रहे और रात में एक पुरानी इमारत में रुक गए। थोड़ी देर के बाद स्पाइक ने उसे सुला दिया और खुद पहरा देने बैठ गया, लेकिन वो थक चुका था, इसलिए थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। उसी वक्त एक इन्फेक्टेड बिल्डिंग में घुस आया। उसने स्पाइक के जूतों को चबाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये कीड़े नहीं हैं, तो उसने उन्हें थूक दिया। फिर वो धीरे धीरे स्पाइक के चेहरे के पास आया और जैसे ही वो उसे काटने वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। सुबह जब स्पाइक की नींद खुली तो उसे लगा कि उसने सिर्फ कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन पास ही इन्फेक्टेड की लाश पड़ी थी। ईसा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ईसा ने उसकी खोपड़ी एक मूर्ति पर मारकर कुचल दी थी। उधर दूसरी तरफ कुछ सैनिक इन्फेक्टेड के झुंड से जान बचाकर भाग रहे थे। वे जितना हो सके उतने इन्फेक्टेड को गोली मारते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगीं। तभी कुछ सैनिकों को इन्फेक्टेड ने काट लिया और वे भी बदलने लगे। बाकी बचे सैनिकों को मजबूरी में अपने ही साथियों को मारना पड़ा। अंत में किसी तरह 3 सैनिक बच पाए और भागकर एक टनल में घुस गए। उन्होंने जल्दी से गेट बंद कर दिया ताकि इन्फेक्टेड अंदर न आ सकें। इसके बाद वे टनल के अंदर जाना शुरू किया। तभी एक अल्फा उन पर टूट पड़ा। उसने एक सैनिक का सिर और रीढ़ की हड्डी एक साथ तोड़ दी और उसी हड्डी से दूसरे सैनिक को भी गिरा दिया। तीसरा सैनिक ये सब देखकर घबरा गया और जैसे तैसे टनल से भाग निकला।
इधर स्पाइक और ईसा अपना सफर जारी रखे हुए थे। ईसा को बार बार भ्रम होने लगा था और वो कभी कभी स्पाइक को ही अपना पापा समझने लगती थी। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा और खून की गंध से एक इन्फेक्टेड वहां आ गया। स्पाइक ने बिना देर किए तीर चलाकर उसे मार डाला। फिर और इन्फेक्टेड वहां पहुंचने लगे तो दोनों भाग खड़े हुए। स्पाइक ने तीर चलाते हुए उनका पीछा करने वालों को रोका। आखिर में वे दोनों एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच गए। अंदर जाने के लिए उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे उन्हें वहां गैस की तेज गंध महसूस हुई और सांस लेना मुश्किल हो गया। इतने में कुछ इन्फेक्टेड भी उनके पीछे अंदर घुस आए, जिसे स्पाइक और ईसा को फिर से भागना पड़ा। स्पाइक ने कुछ चीजें उठाकर इन्फेक्टेड पर फेंकी, लेकिन इन्फेक्टेड की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्होंने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। तभी ऊपर की छत में एक हैच खुला और एक सैनिक एरिक ने नीचे झांकते हुए कहा, जल्दी से कहीं छुप जाओ। फिर एरिक ने इन्फेक्टेड पर गोलियां चलाईं। गोलियों की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों में सारे इन्फेक्टेड जलकर मर गए। ईसा और स्पाइक ने समय रहते सही जगह छिपकर अपनी जान बचा ली। जैसे ही माहौल शांत हुआ, दोनों बाहर निकल आए। बाहर आते ही ईसा को तेज सिर दर्द होने लगा और उसने उल्टी कर दी। तभी एरिक उनके पास आया और स्पाइक से आगे का रास्ता पूछा, लेकिन जब स्पाइक कुछ नहीं बता पाया तो एरिक घबरा गया। आखिर में उसने तय किया कि वो उनके साथ चलेगा और सफर के दौरान ईसा को गोद में उठाकर चलने की भी जिम्मेदारी ले ली। कुछ घंटों बाद तीनों ने थोड़ा आराम किया। एरिक ने अपने फोन से सिग्नल देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था, तो एरिक ने उसे बताया कि फोन कैसे चलता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और गुस्से में एरिक ने फोन फेंक दिया। फिर तीनों फिर से चल पड़े। रास्ते में ईसा को कोई आवाज सुनाई दी और वो अकेली ही उस तरफ बढ़ गई। थोड़ी दूर उसे एक पुरानी ट्रेन दिखी। ट्रेन के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक इन्फेक्टेड महिला प्रेग्नेंट हालत में पड़ी थी। शुरुआत में वो महिला गुस्से में थी, लेकिन ईसा ने दिखाया कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसकी डिलीवरी में मदद करने लगी। थोड़ी देर में स्पाइक और एरिक वहां पहुंचे। ईसा ने स्पाइक से नाल काटने को कहा और फिर पानी से बच्चे को साफ किया, लेकिन जैसे ही वो महिला जोर से दहाड़ी और आगे बढ़ी, एरिक ने उसे गोली मार दी। इसके बाद एरिक बच्चे को भी मारना चाहता था, लेकिन ईसा और स्पाइक ने उसे रोक लिया और कहा कि बच्चा पूरी तरह इंसान है। उसी समय छत से एक इन्फेक्टेड का हाथ नीचे आया और एरिक को पकड़कर ऊपर खींच लिया। थोड़ी देर बाद वहीं इन्फेक्टेड ट्रेन के अंदर कूदा। ये कोई आम इन्फेक्टेड नहीं था, बल्कि एक अल्फा था। जैसे ही उसने मरी हुई इन्फेक्टेड महिला को देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उनका पीछा करने लगा। स्पाइक ने उसे रोकने के लिए लगातार तीर चलाए। तीर से अल्फा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई। जैसे ही स्पाइक, ईसा और बच्चा ट्रेन से बाहर निकले, अल्फा भी उनके पीछे कूद पड़ा। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर केल्सन वहां पहुंच गया और उसने अल्फा को एक नींद की दवा वाला डांट मारकर बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर केल्सन ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो पिछले 3 सालों से इसी इलाके में रह रहा था। उसने ये भी बताया कि वो अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता है, क्योंकि इसे वायरस का असर नहीं होता। बात करते हुए उसने एरिक का सिर भी अपने साथ रख लिया। जब स्पाइक ने उसे अपनी मां को बचाने की बात कही, तो केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल ले गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां उसने मरे हुए लोगों और इन्फेक्टेड्स की हड्डियां इकट्ठा कर एक मंदिर जैसा बना दिया था। उसने एरिक का सिर आग में डाल दिया और जब सारा मांस जल गया तो खोपड़ी को साफ करके स्पाइक को टावर में जोड़ने के लिए कहा। इसके बाद केल्सन ने उस नवजात बच्ची के बारे में पूरी बात सुनी और बताया कि प्लेसेंटा ने उसे वायरस से बचा लिया। फिर उसने ईसा की कुछ जांच की और ये सच सामने आया कि ईसा को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये सुनकर स्पाइक घबरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ईसा ने उसे शांत किया और बताया कि उसे पहले से शक था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। स्पाइक की आंखें दूसरी तरफ करते हुए ईसा ने केल्सन को इशारे में समझा दिया कि वो तैयार है, अब और दर्द नहीं सहना चाहती। केल्सन ने उसे मोमेंटो मोरी और मोमेंटो अमोरिस के बारे में समझाया। मतलब ये कि इंसान को ये याद रखना चाहिए कि एक दिन मरना है, लेकिन प्यार के साथ, सही वक्त पर। ईसा ने बच्चे को स्पाइक की बाहों में दिया और फिर डॉक्टर केल्सन के साथ जंगल की तरफ चली गई, जहां डॉक्टर ने उसे शांति से मौत दी। स्पाइक बैठा रहा और अपनी मां के साथ बिताए हुए खुशहाल पलों को याद करता रहा। थोड़ी देर बाद केल्सन वापस आया, ईसा की साफ की हुई खोपड़ी लेकर। स्पाइक ने बच्चे को डॉक्टर के हवाले किया और फिर हड्डियों के टावर पर चढ़कर ईसा की खोपड़ी को सबसे ऊपर रख दिया। उस वक्त सूरज उग रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। तभी एक अल्फा दौड़ता हुआ मैदान में आ गया। केल्सन ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक छुपे हुए गड्ढे में धकेल दिया, जिसे उसने खास तौर पर बनाया था। अल्फा ने उन्हें ढूंढ लिया और ढक्कन को हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं पाया और चला गया। सभी को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी अल्फा वापस आया, लकड़ी तोड़कर अंदर घुसा और केल्सन को पकड़ लिया। फिर वो उसका गला दबाने लगा। ये देख स्पाइक ने तुरंत डॉक्टर की एक नींद की दवा वाली सुई उठाई और अल्फा के हाथ में चुभो दी, जिससे अल्फा वहीं गिर पड़ा। इसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्चे को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने बच्चे का नाम ईसा रखा और उसे एक चिट्ठी के साथ शहर के गेट के बाहर छोड़ दिया, ताकि जेनी उसे ढूंढ सके। चिट्ठी जैमी के पास पहुंची। उसने पढ़ा कि स्पाइक अब कहीं दूर चला गया है और नहीं चाहता कि उसे कोई ढूंढे।
चिट्ठी में यह भी लिखा था कि डॉक्टर केल्सन पागल नहीं है और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। जेमी बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से बाहर निकल गया, लेकिन पानी का बहाव तेज था और वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। 28 दिन बाद स्पाइक मुख्य जमीन पर घूम रहा था और जानवरों का शिकार करके जिंदा था। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने बिना घबराए एक ही तीर से उसे मार गिराया। थोड़ी देर बाद और इन्फेक्टेड आने लगे तो स्पाइक को भागना पड़ा। रास्ता एक बड़ी चट्टान से बंद था, लेकिन वहां बस एक ही इन्फेक्टेड पहुंचा, जिसे स्पाइक ने फिर से मार दिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज निकाली। स्पाइक ने पलटकर देखा, यह बड़ा हो चुका जिमी था, जिसने अब भी अपने पापा का क्रॉस पहना हुआ था। जिमी ने स्पाइक की ताकत देखकर कहा, तू कमाल का लड़का है। इसके बाद उसने उसे अपनी टीम से मिलवाया। तभी कुछ और इन्फेक्टेड आ गए और पूरी टीम एक साथ दीवार से नीचे कूद पड़ी। साथ मिलकर उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को मिनटों में मार गिराया। लड़ते हुए वे सब हंस रहे थे, जैसे ये खून खराबा उनके लिए एक खेल हो। अंत में जिमी ने जोश में कहा, हमें दोस्त बन जाना चाहिए, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।